गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे साथ स्टडी विद आशीष में। कल सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया और रिजल्ट परसेंटेजेस आप सभी को पता है। फर्स्ट ग्रुप का 13.5% लगभग रिजल्ट गया है, सेकंड ग्रुप का 12.5% लगभग रिजल्ट गया है, और जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट है वो लगभग 5.5% के अराउंड गया है। तो इतना इंप्रेसिव रिजल्ट परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से जयपुर से 4 लोगों का मेरिट आया, बहुत ही खुशी की बात है। और उसमें से जो एक डायमंड है, यानी जिनका सबसे बढ़िया रैंक आया है, नारायण गग्गड़, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो हमसे बातचीत करेंगे। उनसे उनकी स्ट्रैटेजी को जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, ओके, उसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम क्लियर करना अलग चीज है और एक रैंक निकाल करके वहां से लेकर के आना, उसमें किस तरीके के एफर्ट्स लगते हैं, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नारायण को जानेंगे और उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी को एकदम बहुत ही डिटेल में समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मैंने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है नारायण के लिए और उसके हिसाब से मैं नारायण से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव, जिसको कह सकते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो या ब्रेकडाउन वीडियो अबाउट ऑल इंडिया रैंक 11 नारायण गग्गड़। सबसे पहले नारायण, वेलकम एंड मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन अचीविंग दिस ग्रेट 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 अचीवमेंट, ऑल इंडिया रैंक 11। बहुत बहुत मुबारक आपको। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले हम नारायण आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपकी रैंक आई, आपने पढ़ाई कहाँ से की, कौन से स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना हमें दे दीजिए। यस सर। सर मेरी रैंक 11 आई, AR 11 ऑल ओवर इंडिया में, और मैं राजस्थान में तो कह नहीं सकता, बट जयपुर में मैं 1 हूँ। राजस्थान में भी टॉप 1 to 3 के अंदर में कुछ हूँ। और फिर स्कूलिंग मैंने मैशेरी पब्लिक स्कूल से की है, जवाहर नगर, जिसका भी बहुत नाम है। वो बॉयज के अंदर 13th नंबर में, ऑल ओवर इंडिया में 13th स्कूल है और पिछले 5 साल से यही सेम रिकॉर्ड चल रहा है उसका एकेडमिक्स में। यस सर, एकेडमिक्स में 13th है वो। ओके, नाइस। तो आपके मार्क्स कितने हैं टोटल? तो मेरे मार्क्स 601 है। आउट ऑफ 800, राइट? आउट ऑफ 800, यस सर। अच्छा नारायण, मुझे अब पढ़ाई की बातें हम और बहुत सारी अभी आगे करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज में मोस्टली रनिंग या फिर सीरीज देखना, गाने सुनना, और बस इसी में। अच्छा, फ्री टाइम होता है तो क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में गाने सुनना सर। अच्छा, एक मोटिवेशनल कोट जो आपको सबसे फेवरेट लगता है वो बताइए। So, busy people have time for everything, but lazy people have time for nothing. अच्छा, तो नारायण कह रहे हैं बिजी पीपल जो हैं they have time for everything. They have time for everything. सब चीज के लिए टाइम। And lazy people you are saying, right? They have time for nothing. मतलब अब देखिए, ये कहते हैं ना कि जब हम टॉपर से बात करते हैं तो उनकी हर बात में कुछ बात छुपी होती है। अब जो ये इन्होंने चीज कही, इससे सभी स्टूडेंट्स को जो एक लेसन लेने की जरूरत है वो ये है कि आपको लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी। सर, अगर आपको रैंक निकालनी है या आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना है तो लेजीनेस जो है उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब आपको ये पता लगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 11 आई है, कल रिजल्ट जब आया, क्या रिएक्शन था आपका? सर मैं बहुत खुश था। आई वॉज ऑन 7th क्लाउड। ऐसा था कि जमीन नहीं टिक रही थी पाँव के नीचे। मतलब कैसे पता लगा आपको कि रैंक 11 है? मतलब कैसे हुआ ये? मैं मार्क्स चेक किया तो 600 प्लस मार्क्स थे, तो सबको पता है कि 600 प्लस मार्क्स में रैंक आई जाती है। फिर रैंक के लिए चेक किया, उसमें रैंक थी। बहुत ज्यादा खुशी हुई रैंक देख के। फिर तुमने मेरे को अपना मार्कशीट भी भेजा था एंड यू रोट। यस सर। सर मैंने सारे टीचर्स को भेजा था कि आपसे ओरिएंटेशन क्लासेस में मिले थे, आपने दिए थे, जिन्होंने बोला टच में रहना, से सबको भेजा था मैंने। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान जो आपने एग्जामिनेशन का प्रिपेयर किया इंटरमीडिएट के लिए, एक पावर हाउस होता है हर व्यक्ति का, एक कोई ऐसा पर्सन होता है, कोई ऐसी मोटिवेशन का सोर्स होता है या कोई ऐसा सक्सेस पार्टनर होता है
जो हमारी हमेशा मदद करता है उस पूरी जर्नी के दौरान, वो व्यक्ति कौन है और उसको आप कैसे थैंक यू बोलना चाहते हैं? सर वो पर्सन मेरी बुआ है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रेटेजी बना के दिया कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। उन्होंने मुझे सब बताया कि कैसे क्या करना है, मतलब पूरा प्रिपेयर करके दिया था स्केड्यूल। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं, मेरी बुआ प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, पीएचडी। ओ ग्रेट, नाइस। तो अब आप उनको थैंक यू कैसे कहना चाहते हैं? अब आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, ऑल इंडिया रैंक 11 है, ये कैसे थैंक यू करेंगे उन्हें, बुआ को? मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उनके कारण, उनकी मेहनत से, उनके हेल्प से मैं AIR 11 पे पहुंचा हूँ, आगे भी आगे और उनकी हेल्प से ही बढ़ूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपकी सक्सेस में पेरेंट्स का हमेशा बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों की सक्सेस में। आप अपने पेरेंट्स को कैसे थैंक यू बोलना चाहते सर मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनकी भी बहुत हेल्प थी कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, सुबह से रात तक मेरा ध्यान रखना, तबीयत कभी खराब हो जाए तो उसमें ध्यान रखना। और सर उन लोगों ने भी मेरे बहुत ध्यान रखा, तभी जाके मैं इतना पहुंचा हूँ। पास भी, वरना कोई लोग नहीं हो पाते, पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा हेल्प था मेरा इसी चीज के लिए। उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। हैं? ओके नारायण, एग्जाम को क्लियर करना एक बात होती है, आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रैंक निकाल करके लाना एक थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, मतलब आप कुछ स्टेप और आगे चले जाते हैं। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा तरीका जो आपने फॉलो किया, आपके लिए काम कर गया, हो सकता है सबके लिए काम ना करे, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका या टोटका जिसको हम कह लें, या जुगाड़ जिसको हम कह लें, जो पढ़ाई के दौरान आपने किया, जिसकी वजह से आपको बहुत मदद हुई और आपको लगता है कि शायद मैं ये बता देता हूं सबको, हो सकता है किसी के लिए वो काम करे ना करे, लेकिन आपके लिए वो इस बार काम कर गया, वो क्या है? सब सब मेरे लिए वो तरीका है कि चीजों को छोटे छोटे गोल्स में बांट देना, कि डेली गोल्स बनाना, एक टारगेट सेट करना कि इतना आज करना है, उससे पहले कुछ करना ही नहीं है काम। रोज का डेली टारगेट सेट कर दो और फिर उसको पूरा करके ही उठो। मतलब कि चीजों को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इतने टाइम में ये चीज इतना कवर करना ही करना है। तो जब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो सब इजी हो गया। ऐसे बहुत ज्यादा कोर्स लगता है, बट जैसे उसको मल्टीपल पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया तो फिर वो बहुत छोटा छोटा लगने लगा कि माइलस्टोन्स पूरे होने लगे, तो वो जल्दी जल्दी कोर्स भी हो गया। तो ऐसे सर चीजों को डिवाइड करके करो। ब्रिलियंट। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे को लगता है, ये वाला जो तरीका है, टोटका है, ये सभी लोगों के लिए काम कर सकता है, और इवन ये रैंक अगर नहीं भी निकाल पाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में बहुत काम है। ओके, तो अब हार्डकोर आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी पढ़ाई के बारे में बात करूंगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर मैं रेगुलर बेसिस पे 8 से 9 घंटे पढ़ाई करता था। नॉर्मली 8 से 9 घंटे बहुत सफिशिएंट था मेरे लिए। सेल्फ स्टडी की तो बात आठ हो? सेल्फ स्टडी? यस सर, सेल्फ स्टडी। यस सर, अच्छा, जो लास्ट के 3 महीने में जब पढ़ते तो सेल्फ स्टडी में 8 से 9 घंटे। अच्छा, लास्ट के 3-4 महीने आपने 8 से 9 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई की? यस सर, रेगुलर सर, रोज। अच्छा, आजकल कोचिंग का जो है बड़ा महत्व हो गया है, और हर जगह हम देखते हैं कोचिंग कोचिंग कोचिंग, और वर्सेस सेल्फ स्टडी। ये एक डिबेट भी चलती रहती है, कोचिंग जाएं या सेल्फ स्टडी करें, या दोनों करें, या क्या करें? आपकी प्रिपरेशन में दोनों का क्या रेशियो था? कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी रेशियो क्या था? किस तरीके से काम किया आपने इन चीजों पर? यस सर, मेरे कोचिंग का मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स में तो कोचिंग ने मेनली मेरा पूरा डे कोचिंग में ही चल जाता था। बट कोचिंग से बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि चीजें क्लियर हुई। सेल्फ में समझने में दिक्कत होती है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, सम कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट जैसे ही कोचिंग ली तो ये कॉन्सेप्ट्स इजी होने लग गए, समझ आने लग गए। बट लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने कोचिंग में ज्यादा टाइम दिया नहीं। क्लासेस अगर कुछ पेंडिंग थी तो उनको छोड़ दिया कि बाद में कर लूंगा। बट मैंने फिर सेल्फ पे मेनली फोकस था, तो ज्यादा परसेंटेज मेरा सेल्फ स्टडी का ही है। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कोचिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार सिलेबस के कंसेप्ट्स को एक बार एनालाइज कर लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यही कह रहे हैं नारायण, राइट? यही कह रहे हैं आप, राइट? यस सर, यस सर। अच्छा, मॉक टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आज तक जितने भी टॉपर से बात की है, या उन लोगों से बात की है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है, वो कहते हैं मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। आप मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या इसके ऊपर, आप क्या इस पे व्यू रखते हैं कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग सही कहते हैं कि मॉक टेस्ट देना चाहिए,
क्योंकि मॉक टेस्ट अपने को अपना लेवल जानने में हेल्प करता है कि अपने को कितना आता है कितना नहीं आता, और अपना मॉक टेस्ट से अपन लोग एक पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि फाइनल में जब इंटर का पेपर देंगे फाइनली, तो उस 3 घंटे के लिए मॉक टेस्ट अपने को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो जब वो मॉक टेस्ट देते हैं अपन लोग, तो उसको सीरियसली देना चाहिए, जिससे कि अपन लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाए फाइनल में कितना है। मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे दोनों कोचिंग के अंदर। एक तो फुल कोर्स था और एक पार्ट्स में था। तो जब पार्ट्स वाला था तो उसमें मैं पूरा कोर्स पढ़ के जाता था, फुल कोर्स में भी मैं ऐसे ही दिया मॉक टेस्ट जैसे कि फाइनल के पेपर देता मैं, मतलब जो जो मई में शुरू होने वाले थे जैसे वो पेपर दिए, वैसे ही मैंने सीरियसली मॉक टेस्ट के पेपर्स भी दिए। ओके। तो मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स के प्रिपेयर करने में। अब यहाँ पे आप समझिएगा, नारायण जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट देना और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको ऐसे देना जैसे आप बिल्कुल सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसे सीरियसली देना इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमें यहाँ पे नारायण बता रहे हैं। अच्छा नारायण, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने रिविजन्स किए एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन इन सीए एग्जाम्स? सर मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो 6 से 7 रिवीजन कर लिए थे, और प्रैक्टिकल में 5 से 6 रिवीजन किए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल इजीली हो जाता है, मतलब एक बार याद हो गया तो फिर वो रहता है याद कि कैसे क्या चीज सॉल्व करनी है। बट थ्योरी को बार बार रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी दिमाग से रोज स्लिप होती रहती है। तो जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं अपन लोग, तो उसके अंदर अपना थ्योरी आ जाता है। थ्योरी करते तो अपने याद होने लग जाता है सब कुछ। तो अपन लोग जब पेपर में लिखते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो मिनिमम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी करना है तो 4 to 5 रिविजन इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अच्छा, जब रिवीजन करते हैं अपन, तब अपने को याद जैसे ही होगा तो आप उसको टेस्ट भी करते रहो, टेस्ट दे दे के बीच के छोटे छोटे टेस्ट देने चाहिए अपने को। ओके। ये रिवीजन जब आप करते थे थ्योरी का, तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे याद नहीं रहता, लिख लिख के याद करते थे। तो आप लिख के याद करते थे या मेमोराइज करते थे, फिर याद करने की रिकलेक्ट करने की कोशिश करते थे, कैसे करते थे? मैं उसको मेमोराइज करता था, क्योंकि इतना सारा लिखना पॉसिबल है नहीं। तो मैं पूरा मेमोराइज करता था, उसको रिवाइज करता था, रहता था रेगुलर बेसिस पे। तो जैसे ही मैं उसको रिवाइज करता था तो वो हो जाता था, मतलब 2-3 बार में वो याद होना शुरू हो जाता है, और 5-6 बार में पूरा याद हो जाता है। ओके, नाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है कि आप उसको ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यू हैव टू डू रिपीटेड रिविजन्स, जिसकी मदद से स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें आपके ब्रेन में सेटल होने लग जाए, राइट? अच्छा नारायण, मैं यस ये पूछना चाहता हूँ कि जब लास्ट के 3 महीने आप सेल्फ स्टडी करते थे, 3 से 4 महीने आपने बताया, तो उसमें आप अपने डे को किस तरीके से डिवाइड करते थे, वो थोड़ा सा बताएं। लास्ट के 3 डे मैं पहले नाइट्स में पढ़ना शुरू किया था, बट नाइट में उतनी पढ़ाई होती नहीं, अपने को लगता है उतनी हुई बट उतनी होती नहीं है। तो मैंने अपना हैबिट बदल के उसको डे में लेके आया। लाइक सुबह 10 से, और इन आफ्टरनून आफ्टरनून के अंदर तक मैं पढ़ता था, फिर खाना खाता था 1 घंटे का ब्रेक लेके, और फिर मैं 8-9 बजे तक पढ़ता रहता था। तो ऐसे 8-9 घंटा ओवरऑल हो जाता था मेरा। अच्छा, मतलब सुबह से ही पढ़ते थे, दिन में लंच ब्रेक लेते थे, थोड़ा सा रेस्ट भी लेते थे साथ में, या फिर उसके बाद कंटिन्यू यस पढ़ाई सर, करते यस सर, 1.5-2 घंटे का ब्रेक लंच भी हो जाता था और एक रेस्ट भी आ जाता था। उसके अंदर पूरा 1-1.5 घंटे का रेस्ट और लंच मिला के होता था। और फिर उसके बाद वापस पढ़ने बैठता था, तो वो प्रॉपर पढ़ाई हो जाती थी। थे? और फिर नाइस। जब हो जाता था इवनिंग के अंदर, तो मैं वापस घर पे पढ़ने लग जाता था। और ऐसे कहाँ पे पढ़ते थे आप? मतलब घर पे नहीं पढ़ते थे, लाइब्रेरी मैं वगैरह में? लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। वहाँ पे एक माहौल रहता है पढ़ने का, और अपने को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला होता, बात भी नहीं करने वाला होता, दोस्त भी नहीं आते। सही तो बात है। प्रॉपर रहता है माहौल। अच्छा, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाई करनी है सीरियसली डेडिकेटेड। अच्छा, एक दिन हाँ पहले जो, लाइक हाँ, यस सर, लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर कुछ कह सकते। रहे थे? नहीं सर। लाइब्रेरी इज गुड, राइट? यही कह रहा चाह रहे थे शायद। यस सर, यस सर। एग्जाम से जो एक दिन पहले का होता है, क्योंकि सी एग्जाम्स में जनरली एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, तो ये एक दिन पहले को किस तरीके से मैनेज करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर एक दिन पहले को मैं ऐसे मैनेज करता था कि मैं टेस्ट दे के जैसे ही आया, तो मैं थोड़ा पहले फ्रेश हो जाता था। कि जैसे मैं तो पहले पेपर चेक करता था, मैं लोगों से बात नहीं करता था कि किसका कैसा गया क्या हुआ। बट मैं खुद चेक कर लेता था कि एक बार पास हो रहा हूँ फेल हो रहा हूँ, टेंशन है क्या है। तो मैं चेक करके एक बार मेरा तो टेंशन खत्म हो जाता है। अब ये किसी के लिए वर्क करे ना करे सब, बट मैं चेक करता था, मेरा टेंशन खत्म हो जाता था।
फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करता था, फिर रात को 3 घंटे मतलब पढ़ लेता था मैं उस देर के अंदर। फिर नेक्स्ट डे में मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठता था, और फिर पूरा दिन ही पढ़ता था जब तक मेरा कोर्स पूरा ना हो। अच्छा, और और फिर मैं अगले दिन एग्जाम से पहले भी थोड़ा टाइम रहता है कि एग्जाम से देखो। पहले 3-4 घंटे पढ़ लेता था, मतलब सुबह उठा, सब सारा काम किया, फिर पढ़ने बैठ गया, और पेपर के जाने से पहले पढ़ता ही था। हम्म, ऐसे कई लोग कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट्स डजंट हेल्प, ऐसा कुछ नहीं होता। सी एग्जाम्स में हमें लास्ट तक ही पढ़ना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकली मतलब ऐसे किताबों वाली चीजें अच्छी लगती है, लेकिन लास्ट तक पढ़ना पड़ता है, और ये काम करती है, मतलब लास्ट तक भी आप पढ़ रहे हो तो काम करता है। चलिए, अच्छा, नोट्स वगैरह कुछ बनाते थे आप, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, बनाते थे तो क्या था उसके लिए, वो बताइए। मैंने मैंने कोई हैंड रिटन नोट्स इतने ज्यादा नहीं बनाए, मैंने बुक्स के अंदर से जैसे पढ़ाया था हमको स्टडी मटेरियल में से आईसीआई के, वैसे ही पढ़ा। आईसीआई के मटेरियल के अंदर पॉइंट्स में दे रखी होती है चीजें, मैंने मोस्टली उन चीजों को पढ़ा, उसके अंदर से कीवर्ड्स मीन्स जो पॉइंट्स होते हैं उनको पूरा का पूरा याद किया। तो जब रिवीजन किया तो वो याद भी हो रहे थे रेगुलर, फिर उनको टेस्ट के अंदर चेक भी कर लिया था। तो जब मैंने उसको नोट्स हैंड रिटन नहीं बनाया, मैंने बस बुक के अंदर अंडरलाइन कर करके नोट्स बनाए थे, क्योंकि हैंड रिटन में वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। और उन्हीं को रिवाइज करते रहा बार बार मल्टीपल टाइम, जैसा यस आपने सर, बताया वो 6 बार। जब यस सर, जब वो अंडरलाइन हो गए तो वो याद रहता है कि ये चीज ही याद करनी है अपने को। तो जब फर्स्ट टाइम रीडिंग टीचर्स ने कराई थी तब मैंने अंडरलाइन कर लिए थे उनको, और फिर उनको मैं याद करता रहा रेगुलर बेसिस पे, तो वो याद हो। तो मतलब अब देखिए, मैं भी बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है जो अभी चल रहा है वो बहुत अच्छा है, रिफाइंड मटेरियल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसमें से जैसे नारायण ने भी कोई नोट्स नहीं बनाया, उसी में स्क्रिबल करके और अंडरलाइनिंग करके और वहीं से पढ़ा है, तो आप लोग भी बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजें दी हुई हैं, इसमें आपका टाइम भी बचेगा और मल्टीपल रिविजन हो जाएंगे। और मेरे को एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगी कि ये सोर्स को स्टिक कर दिया इन्होंने, मतलब ये उसी बुक से पढ़ते रहे बार 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 बार, रिविजन भी जब करते रहे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप 5 बुक से 5 बार पढ़ें या एक बुक को 5 बार पढ़ें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बुक को 5 बार पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है उस टाइम पे, अगर आपको एक अच्छा स्कोर वहां पे अचीव करना है और इवन रैंक भी निकालना है। अच्छा, इसमें बेसिक क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, इस प्रिपरेशन के दौरान हम सबकी जिंदगी अफेक्ट हुई थी बहुत बुरी तरीके से कोरोना की वजह से, तो उस दौरान क्या कुछ दिक्कत हुई, थोड़ा बहुत वो ब्रीफली बता दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे चलिए। कोविड के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं थी मुझे, कंप्यूटर के आगे बैठने की ऐसे प्रैक्टिस है, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा। बट ठीक है, मेरी आंखें अफेक्ट हुई, आईज स्ट्रेन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर अपने को कंप्यूटर से कम हो जाता है, और बुक्स पे तो पढ़ना बुक पड़ता है। से पढ़ना ज्यादा बेटर है। अच्छा, बुक से पढ़ना ज्यादा बेटर है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का ये यहाँ पे डिसएडवांटेज बता रहे हैं ये, लेकिन वैसे अब इंडिस्पेंसिबल है वो भी, उसको भी करना ही पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल हाथ निकाल के रख सकते हैं। चलिए, अब आप ग्रुप 1 की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ब्रीफली बता दीजिए और फिर ग्रुप 2 की बता दीजिएगा, पहले ग्रुप 1 की बता दीजिए। सर सर ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर मैंने एक प्रिपेयर किया था कि ज्यादा कॉमन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे सिंगल एंट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार आ ही रहे, एक क्वेश्चन 10 या 15 मार्क्स का। तो मैंने सिंगल एंट्री अपना बहुत स्ट्रांग कर लिया था कि ये क्वेश्चन किया। तो पहले मैंने किया था स्ट्रेटेजी की, जो 40 मार्क्स का पेपर होता है उसके अंदर 100 में से 40 तो लेके आ जाओ कि एक सेफ साइड पे आ जाए अपन। तो सेफ साइड के बाद जब किया मैंने, तो उसके अंदर मैंने पहले सिंगल एंट्री किया, फिर ब्रांच किया, डिपार्टमेंटल किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया। फिर मोटे मोटे चैप्टर कवर हो जाते हैं, इसका मेजर पार्ट ऑफ द पेपर भी कवर हो जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाद में याद किए क्योंकि वो थ्योरी है, तो जब वो लास्ट में याद करते तो अपने को ज्यादा बेटर तरीके से याद रहते हैं वो, तो मैंने वैसे याद किए। ओके। अच्छा, और इसमें बुक लिस्ट आपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही फॉलो किया, राइट? यस, पूरा इंस्टीट्यूट का तो मॉड्यूल। बुक लिस्ट प्राइमरीली इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। सेकंड सब्जेक्ट? सेकेंड सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। उसमें भी मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के ही जो नोट्स मिले थे ट्यूशन से वो यूज किए थे। तो उनका कॉमनली सेम था, बस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर पॉइंट्स में नहीं था, तो उन लोगों ने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया था उसको। फॉलो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही किया था उधर भी, और लैंग्वेज भी सेम ही थी। तो ओके। उसके अंदर मैंने मेजर मेजर चैप्टर्स जो होते हैं, जैसे चैप्टर 10 हुआ ऑडिटर एंड ऑडिटर्स, वो कर लिया था कवर। चैप्टर 2 था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो कवर किया था। चैप्टर 4 है शेयर्स एंड डिवेंचर्स, वो वाला कवर कर लिया था। तो उससे जब मोस्टली कवर हो गया था मेरा उन सब चीजों से।
Okay. तो कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज ऐसे हो गया था। फिर अदर लॉज को मैंने बाद में पढ़ा क्योंकि अदर लॉज 40 मार्क्स की है, पर उसके अंदर मटेरियल कॉर्पोरेट लॉज से ज्यादा है वो, तो इसीलिए 4 एक्ट आ जाते पूरे, तो फ्लू भी नहीं रहता। तो लॉ के अंदर बोल रहे हैं कि हमें पहले कॉर्पोरेट लॉ पे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद अदर लॉज की तरफ जाना है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्टिंग का सब्जेक्ट में मैंने अकाउंट्स वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, जिसके अंदर है ना, पहले मैंने मेजर चैप्टर्स देख लिए जो मेन है, मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड, जो रिपीटेडली हर क्वेश्चन में लगी जाते हैं, जो बेसिक अपना बनाते हैं। तो मैंने बेसिक चैप्टर्स पहले किए थे, और फिर बाद में जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन 100% ही आता है, जैसे एबीसी कॉस्टिंग हुई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो वो मैंने बाद में पहले कर ली थी उसके साथ ही, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के साथ, क्योंकि उनका इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो ये सारे मेन टॉपिक्स है, तो उनको पहले मेन टॉपिक्स कर लिए, और फिर बाद में एडिशनल जो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस पे किए। मतलब एक थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करके भी देखना पड़ता है कि भैया क्या आ रहा है, तो उसको आप पहले कर लीजिए। यस फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें ग्रुप 1 में। सर, फोर्थ है टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। पहले मैंने इनकम टैक्स पूरा करा था, फिर देन जीएसटी किया, तो उसमें थोड़ा बहुत कवर नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स है दोनों का मिला के। तो बट मैंने इनकम टैक्स पूरा किया था, जीएसटी में थोड़ा बहुत रह गया था, कोई बात नहीं, अच्छा, तो बट इनकम मतलब टैक्स मेन आता है। आप पिक एंड चूज भी कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि 100% करना है, थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। सेकंड ग्रुप की यस बात सर, करते हैं आप थोड़ा जल्दी से। ओके। तो सेकंड ग्रुप में पहला पेपर है एडवांस अकाउंट्स का, जिसके अंदर भी अकाउंटिंग जैसा ही है। उसमें मेन चैप्टर्स सेकंड बुक से आते हैं, जो कंपनी लॉ के है, अमलगमेशन, मर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन। तो ये सारे मेजर चैप्टर्स है जो मैंने पहले पढ़ लिए थे। फिर बाद में मैं पार्टनरशिप किया, देन मैं थर्ड बुक पे आया, बैंकिंग और सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब ये किया मैंने, तो इनके क्वेश्चन भी हर बार आते हैं, तो जब इनके क्वेश्चंस आए तो फिर वो हो गया था कि ये वाले पहले पढ़ना। तो मेरे हिसाब से सेकंड बुक पहले करनी है, फिर थर्ड करनी है, फिर बाद में सेकंड फर्स्ट बुक पे जाओ, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पार्टनरशिप है। ओके, नाइस। सेकंड ग्रुप का सेकंड सब्जेक्ट। सेकेंड ग्रुप का सेकेंड सब्जेक्ट है ऑडिट। मेजरली मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ा था। उसमें पहले मैं सेकेंड बुक पढ़ा था, जिसके अंदर कंपनी ऑडिट आती है, चैप्टर 10 ऑफ लॉ का सेम चैप्टर आता है, दोनों में सेम है, तो फिर वो पहले पढ़ा था। फिर बैंक ऑडिट पढ़ी थी, ऑडिटर रिपोर्ट के चैप्टर 11 है वो पढ़ा था। अदर और एक अदर ऑडिट्स होती है चैप्टर 13, वो पढ़ा था। तो जब ये पढ़ा, फिर उसके बाद में फर्स्ट बुक पे आया, जिसमें सारे लाइन्स जो चैप्टर्स होते हैं वो भी याद कर लिए, पर सब स्टडी मटेरियल्स में से किया था, जो भी पॉइंट्स आईसीआई ने दे रखे थे उस पे, उसके अंदर से। ओके। और बुक के क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी कर लिए थे, जो लास्ट के क्वेश्चंस थे वो। अब लास्ट 2 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं अपन ग्रुप। लास्ट 2 सब्जेक्ट्स ईआईएस एसएम हुआ। ईआईएस एसएम के अंदर मैंने सब स्टडी मटेरियल से सेम ऑडिट की स्ट्रेटेजी से ही पढ़ा था, जो पॉइंट्स में दे रखा है वो चीजें सारी याद कर ली थी। और एसएम के अंदर बुक के पीछे के क्वेश्चन भी सारे किए थे, जिसमें से बहुत सारे कॉमन भी आ गए थे। और फिर लास्ट सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो उसके अंदर एफएम के अंदर मैंने पहले एफएम प्रिपेयर की, फिर इको प्रिपेयर की, क्योंकि इको का कोर्स मोस्टली 12th का सेम आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम सेम हो गया, तो 10 मार्क्स के 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने 12th के सीखे हुए होते हैं। तो इसीलिए, और पहले मैंने एफएम करी, एफएम के अंदर सारे मेन चैप्टर्स जो थे वो कर लिए, जैसे कि कैपिटल, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हुआ। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और ये सारे चैप्टर्स किया। नाइस। मतलब तो बेसिकली थ्योरी में रिवीजन ज्यादा किया आपने, मतलब थ्योरी पे रिवीजन पे फोकस करना है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको पहले करके, ताकि आप एक मेजर चंक ऑफ द पेपर को है हम कवर कर लें, और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो छोटे पोर्शंस हैं, उनको हम कवर करें। लास्ट में मैं आपसे लेना चाहूंगा एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए एडवाइस और मोटिवेशन क्विकली आप क्या देंगे? सर, कि उनके लिए मोटिवेशन में यही है कि डिमोटिवेट मत हो, कोशिश करते रहो। अगर स्ट्रेटेजी से वो लोग पढ़े तो वो भी हो जाएगा। कुछ गलती हुई होगी इसीलिए शायद ना हुआ हो उनसे, बट हो जाएगा, कोशिश करती रहनी चाहिए अपने को। वेरी नाइस। अच्छा, अब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं या रैंक निकाल के लेके आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस और मोटिवेशन देना चाहते हो नारायण? सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, रैंक की चाहते हैं, तो उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स कितना कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग वो करो, और
अपने जैसा आपके लिए स्ट्रेटेजी वर्क कर रही हो वैसे बनाओ, कि नोट्स बना के लिख के हो रहा है तो लिख के करो, बिना लिखे हो रहा है तो बिना लिखे करो, पर स्ट्रेटेजी फॉलो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो कि इतना पढ़ना है, बेसिक टारगेट पूरे करने हैं, गोल पूरा करना है। ओके, गोल्स बनाओ, उनको ब्रेक डाउन करो और डेली उसको अचीव करने की वहां पे कोशिश करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बना करके उसको छोड़ना नहीं है, उसे फॉलो करना इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट नारायण इज सेइंग। मैं नारायण से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन्होंने बताए हैं ये हमारे को लिख करके भेज देंगे, ताकि हम उसका एक पीडीएफ बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सब लोग के लिए डाल देंगे, ताकि आपकी थोड़ी मदद हो जाए उससे। एंड एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ नारायण को फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट। एंड अब आगे क्या सोच रहे हो नारायण, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए जल्दी से। सर अभी तो सीए फाइनल का ही सोचा है कि अभी सीए फाइनल में भी अच्छा स्कोर करना है, उधर भी अच्छा कुछ करना है, ऐसा आगे कोई ज्यादा सोचा नहीं कि आगे स्टडीज करनी है, जॉब करनी है, अच्छा, उसके बारे में भी नहीं सोचा है, इतना नहीं सोचा। बहुत अच्छा अभी तो लगा। एंजॉय कर रहा हूँ रैंक को, अच्छा, अभी एंजॉय अभी कर रहे हैं। रैंक एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कल इनसे टाइम ले रहा था, ये कल बोल रहे थे सर आज पार्टी है, आज मैं बात नहीं करूंगा, कल बात करेंगे अपन। ठीक है, तो बड़े चिल है, मस्त है एकदम, और हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन है। इनसे मिलेंगे भी, और थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन नारायण। और भगवान आपको और खुशियां दे और आपको सक्सेस मिले, और आप इसी तरीके से अपने पेरेंट्स का, हमारे सिटी का, अपने टीचर्स का, सभी का नाम जो है रोशन करते रहें। आप सब लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा है उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा हमारे रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जो अक्सर पूछते रहते हैं कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 11 आपको उन्होंने बताया कि किस तरीके से मल्टीपल रिविजन्स काम करते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के ब्रेक डाउन करके उसको फॉलो करना काम में करता है। All these things are very important, and when collectively these things will work, definitely you are going to clear the exam in first attempt. And अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही तरीके पे पॉइंट कर गई और आपकी किस्मत ने साथ दिया, भगवान ने आपका साथ दिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट रैंक 11 या रैंक 1 या रैंक 2 आप ही हो। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय। थैंक यू सो मच नारायण once again. Yes sir, it's been my pleasure. Thank you.